Hello friends, I'm back here with the analysis of answer key of language 1 of paper 2, which I will start with question number 91, which is in a haphazard way. The word haphazard means, यानी the word which is used in passage haphazard way, what does it mean, इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है द वर्क विच इज़ डन इन अ डिसऑर्डर्ड मैनर, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, विच इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स 92, इज द बेस्ट प्लेस टू करेक्टली एंड क्विकली लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अनदर लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या है। तो बेस्ट प्लेस इज़ बोथ द क्लासरूम एंड द मार्केट प्लेस, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बाउंड नहीं है जो हम क्लासरूम में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंसाइज्ड थिंग टू लर्न और इट कैन नॉट बी बाउंड इन अ particular curriculum. So I think the answer will be option 4, both the classroom and the market. That means in a surroundings or environment. So option number 4 is answer of question 92. Next 93, that is a textbook. What is a textbook? Textbook actually what is? क्या होती है textbook? Textbook is used to टीच और टू लर्न समथिंग। तो जब हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स वो हमें उस जगह पर बाउंड कर देती है, कंट्रोल कर देती है। तो कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग कि व्हाट वी आर लर्निंग इज़ इन अ राइट मैनर और रॉन्ग मैनर, तो इट कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग। तो हियर द ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट विद दैट। Question number 94. Now the students, the question is language needs of real life situation are fulfilled by, यानी if we want to learn a language, अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है तो हमें रियल लाइफ सिचुएशंस चाहिए। तो ये चीज़, ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल की जा सकती है, आर फुलफिल्ड बाय लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि इफ़ वी लर्न समथिंग विद द कंट्रोल्ड, विद द कंसाइज्ड मैनर, विद टेक्स्ट बुक और विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, तो वो एक कंट्रोल पार्ट सिखाती है। दैट मीन्स इट इज़ टेलिंग अबाउट द राइट व्हाट इट इज़। बट हियर इफ़ वी वांट टू फुलफिल द रियल लाइफ सिचुएशन, सो दिस थिंग कैन बी डन ओनली जब हम लैंग्वेज को रफली सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे। दैट मीन्स अब एनवायरनमेंट इज वर्ड इज़ नॉट यूज हियर, यहाँ पे एनवायरनमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, बट द थिंग इज दैट कि द थिंग विच वी लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो हियर द ऑप्शन इज लर्निंग ऑन, सो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज लर्निंग ऑन द स्ट्रीट। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 95, विच इज क्या है, एट स्टडिंग the following statements, sorry, the question number 95 is which of the following statement is not true, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही ऑप्शंस क्या देते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नहीं हो सकता ये चीज़। अब टेक्स्ट बुक से फॉरेन लैंग्वेज जो है वो तो डेफिनेटली हम अगर अदर चीज़ सीखेंगे तो वी नीड मटीरियल, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। शॉपकीपर्स आर intolerant of incorrect pronunciation and real life situations are more meaningful for language learning, अब ये भी true हो गया। और पूछा क्या है, not true। classroom learning can be tested in an oral recital, so I think the options of the question is option number 2, shopkeepers are intolerant of incorrect pronunciation, that is option number 2. Next question number 96, which is study the following statements। अब इन स्टेटमेंट को पढ़ना है जहाँ कह रहा है एट स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। अब क्या हम लैंग्वेज इज डिटरमाइंड फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल, सो दिस थिंग
लैंग्वेज लर्नड ऑन द स्ट्रीट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ स्लैंग। अब दोनों तरीके की, जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो एक एजुकेटेड लैंग्वेज सीखते हैं, जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो सीखते हैं, और स्ट्रीट पर सीखते हैं तो उससे हमारे बोलचाल की भाषा यानी स्लैंग्स वगैरह की विच कैन अदर पार्ट बी यूज, दूसरा तरीका भी उसी बात को एक्सप्रेस करने का है। तो लैंग्वेज में ये दोनों ही बातें सही आ जाती हैं। That is option number 4, both A and B are right. Question number 97, which is, which part of a speech is the underlined word in the following sentence? And sentence is, the kind of language learnt in each setting differs to. तो यहाँ options है preposition, pronoun, determinant and conjunction. Everybody knows while teaching grammar we used to tell each word is used as pronoun, as determiner, but it is not a conjunction or preposition. So the right answer here is determiner, just because, which is option number 3, कि when it is used as a pronoun, each word when it is used as a pronoun, it is used with of, each of as a, which is distributive pronoun. So here it is used as determiner, it is determiner the thing. Next option, question number 98, which is, study the following phrase, which part of a speech is the underlined word. अब जो underlined word किया गया है वो कौन सा part of a speech है? But delayed until a quiz. Until word everybody knows that it defines the conjunction. So it is option number 4, which is conjunction. Why does, question number 99, what does the word motivated mean in the following phrase? कि motivated word को किस लिए यूज़ किया गया है? Highly motivated student can thus, intelligent, interested, resourceful or muddled. So here the word is motivated, the person who is interested or muddled. Here I will go with 4 option very well, but sometimes it can be first one also, यानी first and 4 में, यानी जिस persons को आप मोटिवेट कर रहे हैं, here few excitements, few rewards should be given, motivation is that. तो muddled word also can be used, but हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट, लेकिन जो स्टूडेंट ऑलरेडी मोटिवेटेड है, अपने सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल्फ मोटिवेटेड में हमारा पार्ट आ जाता है हाईली इंटरेस्टेड पीपल। तो यहाँ हम दोनों को लेके चलेंगे, लेट्स सी व्हाट इन आंसर की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 नाउ, विच इज़ फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ एक पोएम पैसेज दिया गया है, द पोएम विच इज़ वेरी गुड पोएम विच इज़ टेलिंग अबाउट समथिंग गुड इन आवर वर्ल्ड और वी कैन से इन नेचर। तो पोएम तो आपने पढ़ी ही होगी और इसके रफली आइडिया आई एम गोइंग टू गिव, बट इट कुड बी टेल absolutely correct after analyzing the poem thoroughly. So but on the basis of general reading I am telling of giving the answers correctly. The figure of speech used in the phrase and whirls the mill is, whirls the mills, what does it mean by? The line is used in the second stanza of the third line, which is whirls the mills. It is synecdoche, whirls the mills, like that कि mills are just like the, it can be if it is suppose for personification or synecdoche. So here also there is a confusion between personification and synecdoche, that means 1 and synecdoche is 3, because the whole word is supposed here, the mills, like word generates, like mills generate the thing, similarly the word generate everything.
So we can say synecdoche, because synecdoche, I already told while discussing the other paper that when we use the word for a whole as a part or part as a whole, so here word is used in a way, so that's why here it should be, or it could be, I can say, I'm not sure of, but I'm giving the rough idea, it could be synecdoche also. So question number 101, which is the beautiful dress worn by the earth is made of. जो एक डिस्क्रिप्शन है वर्ड का और अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रेस यानी रखी, जो सपोज किया गया है, वहाँ कह रहा क्वेश्चन, गार्डन्स एंड वीट फील्ड्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, मिल्स एंड हिल्स, वाटर एंड, तो ब्यूटिफुल ड्रेस वॉर्न बाय द अर्थ इज मेड ऑफ वाटर एंड ग्रास, बिकॉज ऑन द अर्थ देयर आर वाटर बॉडीज एंड ग्रीन लैंड्स, तो वी कैन सपोज फॉर दैट फोर्थ ऑप्शन is that water and grass. Next is 102, which is the cities, gardens, cliffs and isles show that the earth is, question number 102, which will be best, earth is supposed to be the very vast, very huge thing, so option will be second, which means huge, because everything is present there, cities, garden, cliff, isles, everything is here, so it is huge. Next 103, question is, in the extract the poet has compared, इस extract में with the poem, extract which is taken from the poem, द थिंग विच इज़ कंपेयर्ड, कौन सी चीज़ किससे कंपेयर्ड हुई है, तो इट इज़ बेस्ट टेलिंग अबाउट वर्ड विद द अर्थ, बट इट कैन बी मैन विद द अर्थ, बट हियर वर्ड विद द अर्थ वी कैन सपोज, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन 2 and 3. मूड ऑफ द स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 104, इन ऑल ऑफ दीज लाइन्स इज, अब जो इतना भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें पोएट का मूड क्या है, किस तरीके से वो बात कह रहा है, तो इट शुड बी इंट्रोस्पेक्टिव, तो कुछ इंट्रोस्पेक्ट तो वो कर नहीं रहा है और ना ही सैड मूड में है, सो दो ऑप्शंस हैं, सीरियस एंड जॉयस. As we think about, we go through the poem, so we can understand that the poet is comparing the thing seriously with that, and it should be also, according to me it is B, that is serious, but there is a confusion between, ये भी थोड़ा tricky question बनाया है, तो joyous भी, because the first word is great wide, so we can think of joyous also, but when we go through with the poem, so answer is should be serious मूड में है वो, और तभी वो उतने डीपली, उतनी करेक्टली एक दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है. नेक्स्ट 105 इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज. अब पहला स्टैंजा क्या है, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ड, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ड, तो यहाँ पर वर्ड को ब्यूटीफुल और ब्यूटी इज सपोज टू बी ऑफ गर्ल्स, लेडीज़, तो पर्सोनिफाई किया गया है जिस तरीके से ऑल द थिंग्स ऑफ लेडीज़ make her beautiful, so similarly the mountains, the things, the curls of the word which was used here, so it should be personification, that means option number 1. so here it is personified, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड यूज़ किया गया है वो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट इज 106, which is which of the following statement is true of learning language. अब while language learning I taught the chapter well in the class कि whenever we learn a different language, any language, other language, foreign language, second language, what you can say, so we need the help of first language, so which is clearly mentioned here in option number 3, first language supports the learning of second language, that is option number 3.
Now question number 107, which is multilingualism as a resource in education aims at, कि हमने multilingualism जो linguist ने add किया है, और you know very well कि who added it as Krashen. He says that कि ये रिसोर्स है मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, कि लैंग्वेज को टीचिंग और लर्निंग बोथ द थिंग्स in order to make it comfortable or feasible. So option number 2 is here for 107. Next is question number 108. A teacher asks her learners to collect word, phrases, various aspects that see and notice in their market and streets. Later the learner write the word and phrases according to the category and discuss them in the class. What is this practice known as? कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको एग्जामिन करने के लिए देते हैं और उसके बाद में उससे पूछते हैं लिखने के लिए, तो ये किस टाइप की प्रैक्टिस है? तो दिस प्रैक्टिस इज़ फॉर एक्टिव वोकेबलरी, बिकॉज इन दिस वे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4, वी वॉन्ट टू नो दैट कि विच काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूजेज. और हेलो, हाँ बेटा, हाँ नहीं बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है. ओके, यस, सॉरी गाइज. So here which is says that active vocabulary, because surroundings से हमें different kind of word, different reading से different kind of word मिलते हैं, तो यहाँ activity कराई जा रही है active vocabulary के लिए, यानी vocabulary should be enhanced in a way. What does CLIL means or stand for? Question number 109. अब CLIL स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, क्योंकि हम जो लर्निंग करें वो कंटेंट बेस्ड भी हो और लैंग्वेज लर्निंग, तो दोनों ही पार्ट इंटीग्रेटेड होने चाहिए. दैट इज कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग. नेक्स्ट इज 110. जस्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? तो हियर यू कैन सी, और you have read the paper very well, I think. So the option number 3, which is receptive vocabulary, are words we recognize when we hear or see, and productive vocabulary are words we speak or write. यानी receptive वो होती है जब हम चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं, सुनते हैं, और productive vocabulary वो होती है जब हम उसका यूज़ करते हैं, बोलते हैं अपने चाहे स्पीकिंग मैनर में और चाहे राइटिंग मैनर में. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3. Now question number 111, which is a teacher divides her classroom or class into groups of 4 and reads out a text of about 6 sentences. Learners listen and jot down important words and phrases. The teacher reads out the text a second time. The learners discuss in group the jotted down words and recreate the text nearer to the one and read out by the teacher. What is this known as? अब this type of discussion क्या कहलाता है? That is called composition discussion, because we are getting it. तो option number 3 here. नहीं, so composition is option number 2. Next is 112, that is intensive reading. लास्ट सेट में भी क्वेश्चन दिया गया था. इंटेंसिव रीडिंग क्या रहती है? इंटेंसिव रीडिंग इज व्हेन वी रीड समथिंग फॉर डिटेल, फॉर इंफॉर्मेशन. तो हियर क्लियर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 113, विच इज नोइंग वर्ड मीन्स, कि यानी किसी वर्ड को जानना. हमने नोइंग वर्ड पढ़ा है कॉग्निटिव स्टडी में. It is the part of that knowing, meaning, understanding and analyzing. तो knowing का मतलब क्या है? To know the thing, how, where and when it is used. कि कोई चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है और किस तरीके से यूज़ होती है. तो ऑप्शन नंबर 2 it is.
नेक्स्ट 114, विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग्स टू, यानी किस तरीके का ज्ञान यहाँ पर यूज हो रहा है. इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अब it is told that write an entry in your diary about your experiences in about 100 words. अब here with the type of information which we require, it is inferential question, again informative, that is option number 3. Next is intensive reading, sorry, move on to next question, that is 115. Poetry teaching is, this question is also repeated from the last set. A poetry reading is done for the enjoyment or appreciation, option number 4. Question number 116, which is लर्निंग आउटकम्स एम्ड एट, कि व्हाट वी लर्न, जो चीज़ हम सीखते हैं उसका आउटकम किस पे डिपेंड करता है, क्या एम होता है उसका. तो एम इज़ दैट एंश्योरिंग मेरा ही बड़ा ग्लास इस पे थे. क्वेश्चन नंबर 116. क्वेश्चन नंबर 116 विच इज़ लर्निंग आउटकम एम सेट. तो लर्निंग आउटकम किस पे होता है, यानी हम किसी भी काम का आउटकम मांगते हैं तो एंश्योर करते हैं कि ऑल द कॉम्पिटेंसीज आर एक्वायर्ड बाय द लर्नर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 117 विच इज अ टीचर brings a newspaper to her class 8th student and asks them to find some advertisements. She then asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contains. What is the newspaper here? तो जिस काम के लिए लाया गया है वहाँ न्यूज़पेपर को क्या माना गया है, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज. तो ये टेक्निक तो है नहीं कि आप कराने की, हम कोई भी कंटेंट ला सकते हैं, चाहे वो बुक प्रोवाइड हो और चाहे तो मटीरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग can also be used, but appropriate one is I think an instrument of language learning. अब I am going to discuss 1 and 3. Instrument is used which is useful to do the work and material which is required for that. तो उस point of view से मैं इसको कह सकती हूँ कि 3-1 will be appropriate. Next question number 118 which is National Curriculum Framework 2005 assigns supplementary and complementary roles to English language. This means that English, यहाँ option number 2, English language teaching should support learning of order language and subject, दोनों ही चीज़ों को सिखाती है, that means option number 2. Next is question number 119 which is a reader uses her prior knowledge, makes semantic cues and syntactic cues, then moves to other more specific information. What model of reading the reader here adopts? तो जहाँ पर semantic word everybody knows that it is related to meaning. अब meaning जान के आप structure पे जाते हो, that means you are going from bottom to top. तो here the second option is bottom up model. That is option number 2. And last question 120 which is drilling is a teaching learning technique or a strategy in. Drilling जो है ये टेक्निक है चीज़ सिखाने की, प्रैक्टिस की, तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है इन लैक्सिकल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चरलिज्म और कम्युनिकेटिव. तो ड्रिलिंग जो पॉसिबल है इन अ कम्युनिकेटिव नोट, ड्रिलिंग शुड बी पॉसिबल विद द एक्सरसाइजेज विद द कंस्ट्रक्शंस. तो सेकेंड ऑप्शन इज दैट कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग. सो दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर 2. So that's all guys.